नमस्कार साथियों, बायोलॉजी की महामैराथन में सभी साथियों का स्वागत है। आज पेट की ये महामैराथन क्लास होगी जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है जो एग्जाम के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और सबसे खास बात है इसमें शानदार धुआंधार प्रश्नों को शामिल किया गया है। तो आज की लेक्चर क्लास में सभी साथी हमारे साथ रहेंगे। तो आइए देखते हैं। प्रश्न दिया है, केंद्रक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ऑप्शन दिया है तारक केंद्रक, इसे हम सेंट्रियोल बोलते हैं। ये हमारा क्या है, सेंट्रियोल है। और ये कोशिका विभाजन में भाग लेता है। किसमें भाग लेता है, तो कोशिका विभाजन में भाग लेता है। सेंट्रियोल याद रखना, सेंट्रियोल का काम होता है कोशिका विभाजन में। ठीक, आप कई बार आपने पढ़ा होगा कोशिका विभाजन में सेंट्रियोल भाग लेगा। गोल्गी उपकरण क्या होते हैं, ये गोल्गी बॉडीज अगर हैं तो ये कोशिका के अंदर बहुत सारे जो कोशिकांग होते हैं उनको निर्माण करते हैं। कोशिकांगों के निर्माण में इसे बोलते हैं। कोशिकांगों का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो याद रखिए कोशिकांगों का निर्माण हमारे गोल्गी बॉडी द्वारा। कोशिकांगों का निर्माण यानी कोशिका अंगक जो बनते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे, और राइबोसोम, लाइसोसोम, ये सारे किसके द्वारा बनते हैं, तो गोल्गी बॉडी के द्वारा। और यहाँ पे क्या बात दी है, केंद्रक के अलावा कहाँ कहाँ, लाइसोसोम को क्या बोलते हैं, सोसाइटल वैक्स कहा जाता है। देखिए सोसाइटल वैक्स मतलब आप बात समझिए, सोसाइटल वैक्स यानी कोशिका के आत्मघाती थैले किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है लाइसोसोम को। लाइसोसोम कोशिका का वह अंगक होता है जो किसी भी कोशिका की डेथ करने में मदद करता है, कोशिका को पुराना करता है। तो इसीलिए इसको कहा जाता है सोसाइटल वैक्स। क्या कहा जाता है, सोसाइटल वैक्स, कोशिका के आत्मघाती थैले। माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर ले तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या, देखिए इसे कहा जाता है पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है, या देखिए कोशिका का विद्युत गृह, कोशिका का विद्युत गृह किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया में एंजाइमेटिक रिएक्शंस होते हैं और आप जानते हो इसमें बहुत ही सत्य श्वसन होता है। यहाँ पर अगर सत्य श्वसन कहाँ होगा, ट्रू रेस्पिरेशन, तो ये किस शरीर के कहाँ पर होता है, तो याद रखिए ये कोशिका के अंदर रेस्पिरेशन की क्रिया जो सही तरीके से होती है, सत्य श्वसन। फेफड़ों में क्या होता है, फेफड़े स्टोर करते हैं ऑक्सीजन को, लेकिन वो ऑक्सीजन कोशिकाओं तक यानी मानव शरीर की सभी कोशिकाओं तक जाती है और उसके थ्रू क्या करते हैं, ये ट्रू रेस्पिरेशन करती है माइटोकॉन्ड्रिया। और उसमें 50 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं और यहाँ पर रासायनिक क्रियाएं मुख्य रूप से होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और आप जानते हो सबसे महत्वपूर्ण बात, ये कैसा ऑर्गेन है, एटीपी को निर्मित करता है, एटीपी बनाता है। एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये इसे क्या बोलते हैं, ऊर्जा जगत का सिक्का। ऊर्जा जगत का सिक्का किसे कहा जाता है, तो याद रखिए एटीपी को कहा जाता है। एटीपी का निर्माण किसके अंदर होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, ऊर्जा जगत का सिक्का, किसे, एटीपी को। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और जब हमें ऊर्जा की जरूरत होती है जैविक कार्यों के लिए तो यही एटीपी कन्वर्ट हो जाता है एडीपी में और कहलाता क्या है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। बहुत इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर ये पूछा गया था केंद्रक किस कोशिकांग में, मतलब कोशिका के किस कोशिकांग में पाया जाता है। देखिए किसी भी कोशिका में 3 जगह पर डीएनए होता है। एक तो केंद्रक के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है। आपको पता है किसी भी केंद्रक में डीएनए सबसे मुख्य पदार्थ है, उसे हम आनुवांशिक पदार्थ बोलते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होगा। एक और ऑर्गेन आप याद रखिए, क्लोरोप्लास्ट, जो संरचना पाई जाती है किसी भी कोशिका के अंदर, और एक संरचना पाई जाती है माइटोकॉन्ड्रिया। ये आपने पढ़ा होगा। माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना में क्या पाया जाता है, तो डीएनए पाया जाता है। और एक किसी भी लवक के अंदर, क्लोरोप्लास्ट या लवक हम लोग बोलते हैं, ये किसमें, पौधों की कोशिकाओं में ये लवक पाए जाते हैं। तो इनके अंदर भी डीएनए पाया जाता है और साथ में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी डीएनए पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए होता है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा, मतलब केंद्रक के अलावा डीएनए कहाँ पाया जाएगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित में किसको सेल का पावर हाउस कहते हैं। अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ऑप्शन दिया, गोल्जी काय को, माइटोकॉन्ड्रिया को, राइबोसोम को, लाइसोसोम को। हमने अभी बोला था लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, कोशिका का आत्मघाती थैला। कोशिका का आत्मघाती थैला, आत्मघाती थैला किसे कहा जाता है, सोसाइटल वैक्स किसे बोलते हैं, तो ये कहा जाता है लाइसोसोम को। लाइसोसोम किसी भी कोशिका की आयु को कम करता है, कोशिका की डेथ करने में मदद करता है, सेल डेथ। तो लाइसोसोम आप जानते हो। राइबोसोम का क्या काम है, राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। याद रखना, प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है,
ये प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, तो ये राइबोसोम को कहा जाता है। ठीक, आपको पता होगा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में राइबोसोम 70 प्रकार के होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में 80 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। और इनका मुख्य काम क्या होता है राइबोसोम का? प्रोटीन संश्लेषण में। किसमें? प्रोटीन सिंथेसिस में। याद रखना, प्रोटीन सिंथेसिस संश्लेषण का मुख्य कार्य किसका होता है? तो हमें ये याद रखना है, ये हमारा होता है राइबोसोम के द्वारा। प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस याद रखना। प्रोटीन सिंथेसिस किसके द्वारा होता है? तो ये क्रिया होती है राइबोसोम के द्वारा। यहाँ पर पावर ऑफ प्लांट किसे कहा जाता है? गोल्जी का हम बता चुके हैं। कोशिका के जितने भी अंग हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, लाइसोसोम, इन सभी के निर्माण में सहायता कौन करता है? गोल्जी का है। लेकिन यहाँ पर आंसर हो जाएगा कोशिका का विद्युत गृह किसे कहा जाता है? तो यहाँ याद रखना, इसे कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका का विद्युत गृह, कोशिका का विद्युत गृह याद रखना है, बहुत अच्छे से याद रखना है। कोशिका का विद्युत गृह किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया को। तो यहाँ पावर प्लांट की संज्ञा किसे दी गई है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया को। तो आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है, मानव कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न है? ठीक, इसमें ऑप्शन दिया है माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका भित्ति, जीवद्रव और कोशिका केंद्रक। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात समझिए, मानव और जंतु कोशिका में अंतर क्या है? देखो हम लोगों की कोशिकाएं हैं, उनमें पाई जाती है सेल वॉल। क्या पाई जाती है? सॉरी, सेल मेम्ब्रेन। क्या पाई जाती है? सेल मेम्ब्रेन। इसी को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? कोशिका कला। तो कोशिका कला हम लोगों की, किसी भी कोशिका की जो बाह्य परत होती है, सुरक्षात्मक कवर होता है, उसमें क्या होता है? कोशिका कला होती है। जबकि पौधों की कोशिकाओं में क्या होता है? कोई पौधे की कोशिका होगी, उसकी बाहर की जो परत होगी उसको कहा जाएगा कोशिका भित्ति। क्या कहा जाएगा? कोशिका भित्ति। और कोशिका भित्ति को अंग्रेजी में बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? सेल वॉल। क्या बोलते हैं? सेल वॉल। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और ये अंतर जो होता है, यानी प्लांट सेल और जंतु कोशिका में सबसे मेजर जो अंतर है वो कोशिका भित्ति का है। और कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो याद रखिए सेलुलोज की बनी होती है। किसकी? सेलुलोज की बनी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा कोशिका भित्ति। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक मछली है? देखो समुद्री खीरा दिया है, समुद्री गाय दिया है, समुद्री बाघ दिया है, और यहाँ पर जो आंसर होगा समुद्री घोड़ा। ये हमारा सी हॉर्स होता है, ये एक मछली है। सी हॉर्स क्या है? ये एक प्रकार की मछली है, इसे घोड़ा मछली। इसी घोड़ा मछली का जो आकार होता है वो एकदम घोड़े जैसा देखने में होता है, समुद्र के अंदर पाई जाती है, इसीलिए इसको बोलते हैं समुद्री घोड़ा। इसमें बच्चों को पैतृक संरक्षण के लिए इसमें पाई जाती है ब्रॉड पाउच। ब्रॉड पाउच याद रखना, ब्रॉड पाउच जो संरचना होती है, तो ये किसमें पाई जाती है? याद रखिए, ब्रॉड पाउच जो संरचना है ये पाई जाती है समुद्री घोड़ा में। और इसी में अपने अंडे बच्चों को ये रखता है, अंडे और बच्चों को इसमें संरक्षित रखता है, छोटे बच्चों को। कौन? तो ये याद रखिए, ये ब्रॉड पाउच होती है किसमें? सी आर, समुद्री घोड़े में। और ये पैतृक संरक्षण का बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है। जैसे कंगारू देखा होगा, कंगारू के अंदर एक झिल्ली पेट में पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं मार्सुपियम। क्या बोलते हैं? मार्सुपियम की झिल्ली, मार्सुपियम। जो बच्चे इनके पैदा होते हैं, ठीक, तो मार्सुपियम के अंदर शिशुधानी, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? शिशुधानी। तो इनके जो बच्चे होते हैं अपरिपक्व होते हैं कंगारुओं के, और इन बच्चों को ये तब तक रखते हैं 5-6 महीने करीब अपने इस पाउच के अंदर या धानी के अंदर, मार्सुपियम के अंदर, और जब तक बच्चे सही तरीके से चलने ना लगे। तो मार्सुपियम जो झिल्ली होती है ये मोस्टली पाई जाती है किसमें? कंगारुओं में। ये भी पैतृक संरक्षण का उदाहरण है, आपको याद रखना है। तो सीआर्स में क्या पाई जाती है? ब्रॉड पाउच पाई जाती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? समुद्री घोड़ा। क्या हो जाएगा? समुद्री घोड़ा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक कपी एप नहीं है? देखिए अगर बात करें एप मानव की करने बाद, एप स्टॉक क्या है? मतलब कपिवंश, जिसे हम लोग बोलते हैं कपिवंश। कपिवंश के अंतर्गत 3 जीव आते हैं, याद रखिए। इसमें आपका महत्वपूर्ण है गोरिल्ला है, चिंपैंजी है, चिंपैंजी याद रखना। चिंपैंजी क्या है? तो ये हमारा जो चिंपैंजी है ये भी एक प्रकार का कपी मानव है। कैसा है? कपी मानव। और इसी में आ जाता है ओरंग उटान। क्या आ जाता है? ओरंग उटान।
ओरंगुटान, आप समझे हो, ओरंगुटान आ जाता है। ओरंगुटान का मुख्य काम, और ये क्या है, ये सारे हमारे क्या है, ये कपी हैं। लेकिन यहाँ पर गिब्बन भी एक बंदर प्रजाति का एक जीव है, जो छोटा बंदर मान सकते हैं, जिसे हम गिब्बन कहते हैं। ये कपी मानव नहीं है, तो आंसर हो जाएगा गिब्बन। ठीक, ये बहुत छोटा बंदर होता है, गिब्बन जिसे बोलते हैं। तो यहाँ पर ईप स्टॉक के अंतर्गत गोरिल्ला, चिंपैंजी, ओरंगुटान। ठीक, अगला प्रश्न क्या है, मानव सदस्य लघुतम कपी है, सबसे छोटा कपी कौन सा है, ये भी प्रश्न है। मतलब तो चिंपैंजी आप जानते हो, गोरिल्ला सबसे बड़ा होता है बंदर, एक तरह का कपी, ओरंगुटान भी बड़ा होता है, चिंपैंजी आपने देखा होगा। तो ये तीनों होते हैं काफी बड़े साइज में, बिग, इनका बिग साइज होता है। ठीक, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये जो गिब्बन है, ये आपका मंकी, ये छोटा होता है आकार में। तो ये सबसे लघुतम कपी है। इसमें सबसे छोटा कैसा है, सबसे छोटा बंदर है ये। अगला प्रश्न दिया हुआ है, नील गाय निम्नलिखित कुल में आती है। देखिए, गाय के अंतर्गत आती है, बकरी के अंदर, भेड़ के, हिरन के अंतर्गत। तो नील गाय जो है ये हमारी हिरन के अंतर्गत, हिरन वाले कुल में आती है, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है, काकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता है क्योंकि उसका श्वसन अंग नहीं है। अब काकरोच में श्वसन के लिए क्या पाया जाता है, गिल नहीं पाया जाता है। देखो, गिल्स के थ्रू जलीय जीव, याद रखिए, गिल्स को हम बोलते हैं गलफड़े। ठीक, और गलफड़े बोलते हैं ना गिल्स। तो गिल्स के थ्रू जलीय जीव, जो जीव जलीय हैं, जल में रहते हैं, वो किसके द्वारा श्वसन करते हैं, तो जलीय जीव, मतलब जलीय जीव किसके द्वारा श्वसन करते हैं, गिल्स या गलफड़ों के द्वारा करते हैं, जिन्हें हम क्लोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनको क्लोम भी कहा जाता है, याद रखना, क्लोम भी कहा जाता है। तो क्लोम जो गिल्स है ना, तो जितने भी जलीय जीव हैं मोस्टली किसके द्वारा, जैसे फिश आप जानते हो, फिश आप जानते हो जल में रहती है। तो फिश जो हमारा है, फिश, ये हमारा जल में क्या करता है, श्वसन क्रिया करता है। तो श्वसन के लिए गिल्स क्या है, श्वसन क्रिया के लिए गिल्स पाए जाते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया, काकरोच जल में जीवित नहीं रह सकते हैं क्योंकि इसमें क्या नहीं पाए जाते हैं, गिल्स नहीं पाए जाते हैं। तो एक तो आंसर ही हो गया। लेकिन ये किसके द्वारा श्वसन करता है, जो काकरोच है ये ट्रेकिया के द्वारा श्वसन करता है, ट्रेकिया के द्वारा। किसके द्वारा, आप याद रखिए, ट्रेकिया क्या श्वसन के लिए अंग है। इसके जितने भी कीट धरती पर है भाई, कीट जितने भी हैं, ये श्वसन क्रिया किसके द्वारा करते हैं, तो ट्रेकिया के द्वारा श्वसन करते हैं। अब याद रखना, सबसे बड़ा फाइलम हमारा कौन सा है, बिगेस्ट फाइलम, आप याद रखिए, धरती का सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है, जिसमें सबसे ज्यादा सर्वाधिक जीव है। बिगेस्ट फाइलम अगर आप बात करें तो हमारा जो आपका आता है आर्थ्रोपोडा, याद रखिए, आर्थ्रोपोडा फाइलम कैसा है, आर्थ्रोपोडा दुनिया का सबसे बड़ा फाइलम है आर्थ्रोपोडा। और इसमें जोड़ीदार पैर, यानी 3 जोड़ी पैर, मोस्टली 3 जोड़ी क्या पाए जाते हैं, उपांग या पैर कह सकते हैं। तो 3 जोड़ी पैर जिसमें पाए जाए या उपांग पाए जाए, 3 पेयर ऑफ लेग्स जिसमें पाए जाए, वो हमारे आर्थ्रोपोडा फाइलम से बिलोंग करते हैं। या आपने देखा होगा 4 जोड़ी पैर किसमें पाए जाते हैं, तो आपने देखा होगा बिच्छू, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्कॉर्पियन। क्या बोलते हैं, स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियन में 4 जोड़ी पैर होते हैं। और आपने स्पाइडर मतलब मकड़ी की बात कर लो, तो मकड़ी भी क्या है, 4 पेयर ऑफ लेग्स पाए जाते हैं, आर्थ्रोपोडा का सदस्य है, जिसे हम बोलते हैं स्पाइडर। स्पाइडर, बात समझ रहे हो, स्पाइडर क्या है, स्पाइडर आपका जो है ये मकड़ी है, इसमें कितने 4 जोड़ी पैर होते हैं, कितने 4 जोड़ी पैर पाए जाते हैं। ठीक, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनमें श्वसन के लिए क्या अंग पाया जाता है, याद रखिए, बिच्छू और मकड़ी में श्वसन के लिए पाए जाते हैं बुक लंग्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, पेट के लिए, बुक लंग्स। इसमें क्या पाए जाते हैं, बुक लंग्स पाए जाते हैं। ठीक, बुक लंग्स। और बुक लंग्स का काम क्या है, श्वसन क्रिया में, किसमें, श्वसन क्रिया में, याद रखना है। बुक लंग्स जो होते हैं ये श्वसन क्रिया करते हैं, कौन, बिच्छू और मकड़ी इसमें श्वसन क्रिया करते हैं, किसके द्वारा, आर्थ्रोपोडा फाइलम के सदस्य हैं। 4 जोड़ी पैर होते हैं इसमें। और आपने देखा होगा गिजाई और आपने जो कनखजूरा देखा होगा, उसमें जोड़ीदार पैर होते हैं, मल्टीपल पैर होते हैं, और ये भी आर्थ्रोपोडा फाइलम से बिलोंग करता है। झींगा मछली का उदाहरण अगर बताएं, झींगा मछली किस फाइलम से बिलोंग करती है, तो झींगा मछली हमारी आती है आर्थ्रोपोडा में। याद रखना, झींगा मछली भी हमारा आर्थ्रोपोडा का सदस्य है। और जितने कीट आप जानते हो, जुगनू, आपने देखो जुगनू ये क्या है, कीट है, इसमें 3 जोड़ी पैर होते हैं, 3 जोड़ी ना। तो ये जुगनू क्या है, जगने वाला है। इसमें जुगनू में जो लाइट इमिट होती है, किसके द्वारा लाइट इमिट होती है, तो ल्यूसीफेरिन होता है। इसमें क्या होता है, ल्यूसीफेरिन एंजाइम होता है, जिसके कारण ये क्या करते हैं, लाइट इमिट करते हैं। ल्यूसीफेरिन के कारण इसमें लाइट इमिट होती है।
चुगनों में। तो ये भी आर्थ्रोपोडा का सदस्य है। कई सारे जीव आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करते हैं, लेकिन जितने भी कीट हैं वो किसके द्वारा श्वसन करते हैं? ट्रेकिया के द्वारा। बिच्छू और मकड़ी किसके द्वारा श्वसन करते हैं? तो बुक लंग्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? बुक लंग्स पाए जाते हैं, याद रखना। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? मतलब काकरोच में क्या नहीं पाए जाते हैं? क्लोम ये नहीं पाए जाते हैं, गिल्स नहीं पाए जाते हैं, लेकिन ये ट्रेकिया के थ्रू श्वसन करते हैं, इसलिए जल में जीवित नहीं रह सकते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसमें श्वसन क्रिया कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं, या पेरिस्टाल्सिस बोलते हैं। देखिए, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट जो होता है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट आप याद रखना, ये कभी पूछा जाए तो ये हमारा पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट जो है, ये मोस्टली आपकी क्या है, जो बाइंड, जो आपका कहने का मतलब क्या है, ओएसोफेगस डक्ट है। ओएसोफेगस डक्ट जानते हो, जो आहार नाल नली है, ठीक, आहार नाल नली जो हमारी जो पेट तक जाती है, उसमें एक मूवमेंट पाया जाता है, हमेशा इसमें कंपन होता है, भोजन सरकता है, तो उसमें इसमें जो मतलब जो मूवमेंट होता है उसे बोलते हैं क्रमानुकुंचन। क्या बोलते हैं? क्रमानुकुंचन। याद रखिए, क्रमानुकुंचन, ये जो प्रक्रिया है क्रमानुकुंचन, ये किसमें पाई जाती है? तो ये आपके पाई जाती है ओएसोफेगस डक्ट, यानी मुख के नीचे, माउथ के नीचे एक नली लगी होती है, जिसको बोलते हैं ओएसोफेगस डक्ट भी बोलते हैं, या ओएसोफेगस नली बोलते हैं। बात समझ रहे हो? और एक इंपॉर्टेंट याद रखिए, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन सी क्रिया पाई जाती है? इसमें भी पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट पाया जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन, भोजन का सर्वाधिक पाचन किस भाग में होता है? तो भोजन का अवशोषण। याद रखिए, भोजन जो भी पचता है छोटी आंत के अंदर पचता है। भोजन का अवशोषण, सर्वाधिक भोजन का अवशोषण और पचना, याद रखिए आपकी छोटी आंत में। जितना भी भोजन हम लोग खाते पीते हैं, पूर्ण रूपेण पाचन कहाँ होता है? तो छोटी आंत के अंदर पूर्ण रूपेण पाचन होता है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्षेत्रफल के लिए बिलाई मौजूद होता है, और बिलाई के अंदर आप जानते हो, जो बिलाई है आपका, इसी के अंदर मतलब खाना सही तरीके से अवशोषित हो जाता है, और ब्लड में मिलने के बाद रक्त के थ्रू सभी कोशिकाओं तक पहुंचता है। तो ये बिलाई पार्ट है, बिलाई, ये किसमें पाया जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है, और खाने का सही पाचन और पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट आपका ओएसोफेगस डक्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन, इनमें क्रमानुकुंचन देखी जाती है। यहाँ पर प्रश्न ये था, शरीर में जो रुधिर होता है उसको ब्लड प्यूरिफाई कैसे होता है? देखिए, ब्लड प्यूरिफाई कैसे होता है? तो ब्लड प्यूरिफिकेशन अगर बात करें, तो प्यूरिफिकेशन की बात करें, रक्त का शुद्धिकरण कैसे होता है? तो जो शुद्ध रक्त है, ठीक, उसका डायलिसिस कहाँ होगा? तो किडनी के अंदर होगा। किसके अंदर? किडनी को हम क्या बोलते हैं? देखो, किडनी को गुर्दा भी कहा जाता है, किडनी को और क्या बोलते हैं? किडनी गुर्दा बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? और इसको हिंदी में और क्या बोलते हैं? वृक्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो मनुष्य के शरीर में एक जोड़ी वृक्क पाए जाते हैं, जो किडनी है हमारा, और ये मुख्य रूप से किसका? उत्सर्जन का पार्ट है। मतलब किडनी के द्वारा शरीर के अंदर बने हुए विषैले पदार्थ हैं, जैसे यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड, ये क्या है? ये हानिकारक पदार्थ हैं। यूरिया हुआ, अमोनिया हुआ, और आपका यूरिक एसिड हुआ, ये मोस्ट हार्मफुल पदार्थ हैं, और ये ब्लड में मिल जाते हैं तो ब्लड कैसा हो जाता है? अशुद्ध हो जाता है, विषैला हो जाता है, टॉक्सिक एलिमेंट है ये। इन एलिमेंट का शरीर से बाहर निकलना क्या कहलाता है? उत्सर्जन। हमारे शरीर के अंदर जो भी विषैले पदार्थ बनते हैं, उन सभी पदार्थों के शरीर से निष्कासित करने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं? उत्सर्जन। और मुख्य रूप से उत्सर्जन किस अंग द्वारा होता है? किडनी के द्वारा। किडनी का काम होता है रक्त को छानना या फिल्टर करना। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ यूरिन को छानने का काम किसका होता है? तो ये हमारा इसके लिए किडनी लगा हुआ है। जब यूरिन के अंदर विषाक्तता बढ़ जाती है, यूरिया अमोनिया की मात्रा बढ़ जाती है, तो हमें हमारे शरीर के लिए एक प्रक्रिया करनी पड़ती है जिसको बोलते हैं डायलिसिस। तो किडनी जब खराब होती है तो मनुष्य क्या कराता है? डायलिसिस कराता है। इसमें रक्त छनता है और सही तरीके से क्या किडनी वर्क करना बंद कर देती है, तो डायलिसिस होता है। खून से अशुद्धियों को निकाला जाता है, तो ये क्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? डायलिसिस कहलाती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी बात थी। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है, पित्त का सिक्रेशन होता है। देखिए, अब पित्त को हम क्या बोलते हैं? बाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाइल। देखो, बाइल जूस याद रखिए, बाइल जूस का सिक्रेशन कहां से होता है? तो लीवर से होता है। लेकिन बाइल जूस स्टोर कहां होता है? ये हमारा गॉल ब्लैडर में होता है। कहां होता है? गॉल ब्लैडर के अंदर। गॉल ब्लैडर को हम क्या बोलते हैं? तो गॉल ब्लैडर को हम बोलते हैं पित्ताशय। क्या बोलते हैं? पित्ताशय हिंदी में कहा जाता है। तो पित्ताशय के अंदर क्या होता है? जो भी कहने का मीन्स क्या है, जो भी बाइल जूस होता है इकट्ठा होता है आकर, और बाइल जूस के अंदर कुछ पदार्थ होते हैं खास, जिनके थ्रू क्या होता है?
भोजन को पचाने में ये मदद करता है। बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन, ये हल्के पीले ग्रीन कलर के होते हैं, बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन। तो पित्त रस का सिक्रेशन होता है किसके द्वारा, ये पूछा गया। अग्नाशय, पित्ताशय के द्वारा, यकृत के द्वारा, अग्नाशय के द्वारा या अमाशय। अमाशय स्टमक को बोलते हैं, आप सभी लोग जानते हैं, ये हमारा पेट है। पेट में क्या पेप्सिन एंजाइम स्रावित होता है, पेप्सिन हो गया, इरेप्सिन हो गया, इसमें सिक्रेशन। प्रोटीन पाचक एंजाइम है ना। पेट के अंदर कौन से एंजाइम बनते हैं, और एचसीएल बनता है। क्या बनता है, एचसीएल। एक और याद रखिए, रेनिन। रेनिन क्या है, ये दूध को पचाता है। छोटे बच्चों में दूध का पाचन किस एंजाइम द्वारा होता है, याद रखना दोस्तों। तो दूध को पचाने के लिए हम किस एंजाइम का प्रयोग करते हैं, रेनिन। और छोटे बच्चे जो दूध अधिक पचा सकते हैं, इनके अंदर क्या बनता है, रेनिन। तो ये पेट के अंदर ही रेनिन का स्राव होता है। पेप्सिन, इरेप्सिन और एचसीएल क्या है, ये हमारा अम्ल है। जो भी खाना खाते हैं उसके अंदर जो बैक्टीरिया है उनको मारने का काम करना, और साथ ही रक्त खाने को सही तरीके से पचाना। ये प्रोटीन पाचक एंजाइम है जो कि स्टमक में पाए जाते हैं। आप जानते हो स्टमक के अंदर कौन सी ग्रंथियां होती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है। कौन सी, गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है। इन्हीं गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन होता है। इसी से क्या गैस्ट्रिक जूस निकलता है। और गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या पाए जाते हैं, तो गैस्ट्रिक जूस के अंदर यही पेप्सिन, इरेप्सिन, एचसीएल और रेनिन एंजाइम पाए जाते हैं जो भोजन को पचाते हैं। तो अमाशय के कामों को आप समझ रहे हैं। ये हमारा पेट है, पेट के अंदर जठर ग्रंथियां होती हैं। कौन सी ग्रंथियां, जठर ग्रंथियां। ये भी हिंदी में याद रखना, जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं, तो याद रखिए ये हमारे पेट के अंदर पाई जाती हैं। अग्नाशय सभी ने पढ़ा होगा। अग्नाशय एक प्रकार की क्या मिश्रित ग्रंथि है, मिक्स्ड ग्लैंड है। और मिक्स्ड ग्लैंड का जानते हो मतलब क्या होता है, जिसके अंदर से हार्मोन और एंजाइम दोनों स्रावित हों। ये अंता और बाह्य स्रावी ग्रंथि कही जाती है। अंता व बाह्य स्रावी ग्रंथि किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है किसे, इंडोक्राइन, एक्सोक्राइन दोनों मूवमेंट होते हैं। तो इंडोक्राइन से क्या, इंडोक्राइन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं। इससे हार्मोन सीक्रेट होते हैं बॉडी में। आप जानते हो कई तरह के, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, आपका कई सारे हार्मोन, जीएच हार्मोन, एसटीएच हार्मोन। और एक्सोक्राइन ग्लैंड से क्या सीक्रेट होते हैं, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड से एंजाइम सीक्रेट होते हैं। आप जानते हो एंजाइम का मुख्य कार्य क्या होता है, एंजाइम का मुख्य कार्य होता है भोजन को पचाना। क्योंकि शरीर में पचाने की क्रिया किसके द्वारा होती है, एंजाइम के द्वारा। यही आपका जो अग्नाशय, अग्नाशय की जो पीछे वाला पार्ट होता है, मतलब टेल रीजन होता है, वहां से एक बीटा सेल होती है। बीटा सेल से एक हार्मोन सीक्रेट होता है जिसको बोलते हैं इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन, याद रखिए इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये हमारा कौन सा होता है, शुगर, जिसे हम लोग बोलते हैं मधुमेह रोग। क्या बोलते हैं, डायबिटीज। क्या बोलते हैं, डायबिटीज। आपने पढ़ी होगी, डायबिटीज किसके द्वारा होता है, जब इंसुलिन का सिक्रेशन आपके अंगाशय में कम हो जाता है तो और रक्त में शर्करा बढ़ जाती है, और इसी रोग को कहा जाता है डायबिटीज या इसी को मधुमेह रोग। और ये बीटा सेल यानी आपकी अग्नाशय की बीटा सेल से सीक्रेट होता है इंसुलिन हार्मोन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। पित्त रस कहां से सीक्रेट होता है, तो याद रखिए यकृत से। और पित्ताशय किसे बोलते हैं, गॉल ब्लैडर को, जहां पर बाइल जूस इकट्ठा होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है, यूरिया किसमें संरक्षित होती है। अब देखो यूरिया की बात करें, फेफड़े है, प्लाइया है, स्प्लीन। प्लाइया को हम क्या बोलते हैं, स्प्लीन अंग्रेजी में। जब भी कोई दिक्कत समस्या होती है तो आरबीसी का इसे कब्रगाह कहा जाता है। आरबीसी का कब्रगाह किसे कहा जाता है, याद रखिए ये कहा जाता है, किसे कहा जाता है, तो प्लाइया स्प्लीन को कहा जाता है। जब भी इन्फेक्शन होता है तो स्प्लीन जो होती है हमेशा फूल जाती है, स्वेलिंग इसमें देखी जाती है। गुर्दे आप जानते हो ये उत्सर्जन में काम आते हैं। शरीर के अंदर बहुत सारे उत्सर्जी अंग हैं, ये उत्सर्जन क्रिया के लिए महत्वपूर्ण है। डायलिसिस वाली अभी बात जो हमने की थी वो किसमें, गुर्दे से रिलेटेड बात थी। एक जोड़ी गुर्दे हम लोगों में पाए जाते हैं। वृक्क जो आपके हैं इसमें नेफ्रॉन इसकी इकाई है। क्या याद रखना, कई बार पूछा जाता है प्रश्न, वृक्क की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो नेफ्रॉन है। कई सारे नेफ्रॉन आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, किडनी के अंदर इस रचना पाई जाती है, नेफ्रॉन। ठीक यहीं पर क्या होता है, यूरिन पास आउट, यूरिन का फिल्ट्रेशन होता है। यूरिन यहाँ पर क्या, यूरिन फिल्ट्रेशन, याद रखिए फिल्ट्रेशन का मतलब यूरिन का छन्ना किसके द्वारा होता है, तो नेफ्रॉन के द्वारा। किसके द्वारा, नेफ्रॉन के द्वारा। फेफड़े आप जानते हो, फेफड़े किसके लिए मनुष्य के अंदर है, श्वसन क्रिया के लिए। किसके लिए है, श्वसन क्रिया, रेस्पायरेशन जो हम लोग करते हैं उसके लिए ऑक्सीजन ले जाने और ले जाने का काम किसके द्वारा होता है, फेफड़ों के द्वारा। तो यूरिया संश्लेषण में बात करें तो यहाँ आपके शरीर में जो अमोनिया बनता है, अमोनिया, इसी अमोनिया, चूंकि अमोनिया कई गुना विषैली होती है यूरिया से, तो अमोनिया से यूरिया जो बनती है ये कहाँ बनती है, तो याद रखना है यकृत में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अमोनिया से यूरिया। यूरिया कम घातक होती है लेकिन अमोनिया अधिक विषैली है। तो ये जो क्रिया है वो कहाँ पर,
यकृत के अंदर, लीवर के अंदर देखी जाती है। मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूलतम परिकल्पना है। ये माध्यम कैसा होता है, तो याद रखिए क्षारीय माध्यम होता है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है एंजाइम मूलतः क्या है। देखिए एंजाइम की बात करें, सभी एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। आप याद रखिए सबसे इंपॉर्टेंट कथन है, सभी एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात है, प्रोटीन के बने होते हैं। सभी एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक। तो यहां पर एंजाइम मूलतः बने होते हैं किसके, प्रोटीन के। आप जानते हो विटामिन क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, और इनसे अपूर्णता रोग होता है। कैसा, विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, अपूर्णता। कुछ समय के लिए रोग उत्पन्न होता है, इनकम्प्लीट इसमें डिजीज होता है, इनकम्प्लीट डिजीज, इनकम्प्लीट डिजीज, इनकम्प्लीट डिजीज कह सकते हैं, आंशिक रोग उत्पन्न होता है। और इसी कारण क्या होता है, जब बाहर से हम लोग किसी विटामिन को ले लेते हैं तो हमारे शरीर में उसकी क्या हो जाती है, पूर्ति हो जाती है। ये बात याद रखनी है। शर्करा आप जानते हो, ग्लूकोज फ्रक्टोज आप जानते हो, फ्रक्टोज शर्करा किसमें पाई जाती है, तो फ्रक्टोज शर्करा हमारी फलों में पाई जाती है। जितने भी फल मीठे हैं उसका कारण फलों में कौन सी शर्करा है, फलों में फ्रक्टोज पाया जाता है। आप चीनी में क्या होता है, ग्लूकोज। और वसा सभी लोग जानते हैं, तेलीय पदार्थों में जितने भी तेलीय पदार्थ हैं हम लोग खाते हैं, जैसे सरसों का तेल है, सूरजमुखी का तेल, सबसे अच्छा तेल माना जाता है सूरजमुखी का, याद रखना। सूरजमुखी का तेल सबसे अच्छा होता है किसके लिए, हार्ट के लिए। तो ये तेल अगर मिल जाए खाने के लिए, आपके खाने में यूज हो जाए, तो हार्ट में कभी कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा बहुत ज़्यादा मात्रा में। और तुमने देखा होगा जितने भी मोटे लोग होंगे उनके अंदर क्या मुख्यतः बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिससे हार्ट अटैक होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मोस्टली कोलेस्ट्रॉल कैसा है, हमारे लिए हानिकारक है। अगर आप ज़्यादा तला भुना खाते हैं या मार्केट की चीज़ें खाते हैं, आप जानते हो इडली डोसा से लेकर आप बहुत सारी चीज़ें, हम लोग चाट से लेकर और बहुत सारी चीज़ें खा जाते हैं, समोसे से लेकर, तो ये हार्मफुल हैं। और बाहर का भोजन कम से कम खाइए, क्योंकि लीवर सबसे ज़्यादा उससे प्रभावित होता है, लीवर को ज़्यादा पचाने के लिए दिक्कत होती है। तो हमें याद रखना है, मोस्टली वसा भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न दिया विटामिन क्या होते हैं। देखिए कार्बनिक यौगिक हैं, कार्बनिक यौगिक हैं, प्रोटीन यौगिक हैं, वसा यौगिक। याद रखिए कार्बनिक यौगिक हैं। देखिए कार्बनिक यौगिक में आपका कार्बोहाइड्रेट आता है, याद रखना है। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट ये किसके बने हैं, तो याद रखिए ये बने हैं कार्बनिक यौगिकों के। कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, ये भी किसका है, कार्बनिक यौगिक है। प्रोटीन आप जानते हो, प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है, शरीर की टूट कोशिकाओं की मरम्मत करना, डीएनए आरएनए का निर्माण करना, शरीर के लिए सबसे ज्यादा सेल डिवीजन में भाग लेना। कहने का मतलब क्या है, जो प्रोटीन सबसे महत्वपूर्ण अवयव होता है, जो खाने में सर्वाधिक हम लोगों को मिलना चाहिए, और हम लोग मुख्य रूप से खाते भी हैं। चलिए आगे बात करेंगे उस पर कभी, मतलब इसी लेक्चर में हो सकता है आगे बात करें। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत कौन से आते हैं। देखिए कोई भी खास श्रृंखला पौधों से शुरू होती है। प्लांट सबसे पहले क्या है, प्लांट्स मतलब पौधे हैं, प्लांट्स। प्लांट्स को खाने वाले हार्बीवोर्स मतलब शाकाहारी जीव। याद रखिए हार्बीवोर्स जो हमारे हैं वो क्या है, वो हमारे शाकाहारी जीव है। क्या है, शाकाहारी जीव। याद रखिए शाकाहारी जीव हमारे क्या है, ये हमारे हार्बीवोर्स कहलाएंगे। इसके बाद होते हैं मांसाहारी, आप जानते हो कार्निवोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्निवोर्स बोलते हैं। तो कार्निवोर्स जो हैं ये क्या है, ये हमारे मांसाहारी जीव हैं। तो मांसाहारी और शाकाहारी के ऊपर मांसाहारी, और मांसाहारी के ऊपर होते हैं ओमनीवोर्स मतलब सर्वाहारी, ओमनीवोर्स। याद रखिए ओमनीवोर्स हमारे क्या हैं, तो ये हमारे सर्वाहारी जीव हैं। कैसे हैं, सर्वाहारी जीव। तो कोई भी खास श्रृंखला कहाँ से शुरू होती है, और सबसे बाद में क्या होता है, जो भी जीव होते हैं लास्ट में मरते हैं, तो उनके ऊपर होता है अपघटन। अपघटन होता है, याद रखना। अपघटन की क्रिया होती है जिसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन। देखिए धरती पे जो भी खास श्रृंखलाएं हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण होता है लास्ट में अपघटन होता है। ये किसके द्वारा होता है, जीवाणु और कवक के द्वारा। किसके द्वारा, याद रखना। ये बहुत ज्यादा प्रश्न पूछता है कि अपघटन क्रिया किन जीवों द्वारा होती है। कोई भी जीव की अगर डेड बॉडी है, सड़ रही है, या कोई भी फूल पत्ती तना कोई भी पौधे का पार्ट अगर सड़ रहा है, तो उसका डिकम्पोजिशन हो रहा है। लेकिन उसमें कौन सूक्ष्म जीव इन्वॉल्व है, उसमें जीवाणु और कवक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं उसको सड़ाने में। प्रश्न यहाँ पर यह प्रथम टॉपिक लेवल, यानी अगर टॉपिक लेवल की बात करें तो प्राथमिक पोषक स्तर, तो प्रथम पोषक स्तर हमारा ये क्या होंगे, पौधे होंगे। क्या होंगे, पौधे। अगर यहाँ पर बात करें शाकाहारी जीव, द्वितीय पोषक स्तर कहलाएगा इनका।
द्वितीयक कोसी स्तर इसको बोलेंगे। इसे हम क्या बोलते हैं, इसको हम एक और बात कह सकते हैं अंग्रेजी में, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल। क्या बोलेंगे, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल। ठीक, और ये आपका क्या है, ये प्राथमिक को बोलेंगे प्राइमरी ट्रॉपिक लेवल, ट्रॉपिक लेवल, याद रखिए ट्रॉपिक लेवल। और देखिए जो मांसाहारी जीव है ये तृतीय ट्रॉपिक लेवल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, तृतीयक कोसी स्तर कहलाएंगे, तृतीयक कोसी स्तर। याद रखना तृतीयक कोसी स्तर कौन सा जीव होता है, याद रखिए। तो यहाँ पर मांसाहारी जीव कोई भी अगर होगा, चाहे शेर हो, चीता हो, बाघ हो, ये तृतीयक कोसी स्तर के अंतर्गत आ जाएंगे। और अंतिम में क्या लगा है, सर्वाहारी, ये आपका चतुर्थ कोसी स्तर होगा, चतुर्थ कोसी स्तर। तो किसी भी खास श्रृंखला में जो कोसी स्तर होता है वो इस तरह से होता है, लेकिन बिल्कुल शुरुआत से, कहां से, पौधों से कोसी स्तर शुरू होता है, क्योंकि प्रथम पोषण कहां से, पौधों से ही मिलेगा किसी जीव को। तो इसे बोलेंगे प्राइमरी ट्रॉपिक लेवल। जो इसको पौधों को खाएगा उसे बोलेंगे द्वितीयक कोसी स्तर यानी सेकेंडरी ट्रॉपिक लेवल। और जो इनको खाएगा मतलब मांसाहारी जीव खाएंगे तो तृतीय कोसी स्तर के कहलाएंगे। अब कोई मांसाहारी शाकाहारी दोनों को खा रहा है तो इसको बोलेंगे सर्वाहारी। सर्वाहारी में मनुष्य आता है, आप जानते हो, कुत्ता आपका है, बिल्ली है, ये सब कुछ खा जाते हैं। तो ये हमारा चतुर्थ कोसी स्तर कहलाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये दिया था, प्रथम कोसी स्तर के अंतर्गत कौन से जीव आते हैं, शाकाहारी आते हैं, हरित पादप आते हैं, या सर्वभक्षी आते हैं, या मांसाहारी। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हरित पौधे, मतलब ग्रीन प्लांट। क्या हो जाएगा, ग्रीन प्लांट क्या है, हमारे प्राथमिक कोसी स्तर है। तो आंसर यहाँ पर क्या है, हरित पादप। चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है, अफीम प्राप्त किया जाता है सूखी पत्तियों से, पके हुए लेटेक्स से, बिना पके फलों से, या जड़ों से। देखिए यहाँ पर अनराइप फ्रूट, याद रखिए अनराइप फ्रूट, बिना पका हुआ, अध पका हुआ। अनराइप फ्रूट का मतलब होता है अध पका हुआ फल। उससे हम क्या प्राप्त करते हैं, अफीम। क्या प्राप्त करते हैं, अफीम की जो खेती होती है, अफगानिस्तान में अफीम की खेती होती है, पाकिस्तान में होती है। तो ये अनराइप अध पके फलों से प्राप्त किए जाते हैं अफीम। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, ऑप्शन हो जाएगा आपका क्लियर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, अफीम का मुख्य अवयव है। अफीम के अंदर सबसे ज्यादा अफीम जो बोलते हैं, अफीम से क्या प्राप्त होता है, तो मार्फिन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, मार्फिन। याद रखिए क्या प्राप्त होता है, मार्फिन प्राप्त होता है, यह याद रखना है। तो मार्फिन किससे प्राप्त होती है, तो ये हमारी अफीम से प्राप्त होती है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा अफीम। ठीक, अगला प्रश्न दिया है, अगला प्रश्न दिया है, भारत में जैव विविधता के ताप स्थल हैं। देखो भारत में मुख्य रूप से 4 ताप स्थल है। देखो भारत के 4 हॉट स्पॉट है। आप जानते हो हॉट स्पॉट क्या होता है। देखिए हॉट स्पॉट जहां पर सबसे ज्यादा क्या पाई जाए, अधिकतम जैव विविधता पाई जाए, उस स्थल को घोषित किया जाता है हॉट स्पॉट। दुनिया में 36 हॉट स्पॉट हैं। कितने टोटल हॉट स्पॉट की संख्या कितनी है, 36, जिसमें से 4 हॉट स्पॉट, याद रखिए 4 हॉट स्पॉट भारत में पाए जाते हैं। कितने, 4 पाए जाते हैं। अब वो कौन कौन से, देखिए आप जानते हो पूर्वी हिमालय का जो क्षेत्र है ये हमारे भारत में पड़ता है, पूर्वी हिमालय का क्षेत्र, और इसे हॉट स्पॉट घोषित किया गया। पूर्वी हिमालय के बाद आपका आता है पश्चिमी घाट। याद रखना पश्चिमी घाट, जहां पर केरल, पश्चिमी घाट में सर्वाधिक जैव विविधता है आपके। और ये हमारी शांत घाटी, आप जानते होंगे, घाट लिखा है, ठीक, वेस्टर्न घाट। और यहाँ पे आपका पड़ता है एक राज्य जिसको बोलते हैं केरल, और केरल में एक पाई जाती है शांत घाटी। क्या पाई जाती है, याद रखना शांत घाटी पाई जाती है। और शांत घाटी में क्या है, ये भारत में सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है। सर्वाधिक जैव विविधता भारत में कहाँ पाई जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना है इसको। सर्वाधिक जैव विविधता भारत में कहाँ पाई जाती है, तो केरल के शांत घाटी में पाई जाती है। आपसे अगर एक प्रश्न पूछें, फ्लावर ऑफ वैली, फूलों की घाटी, ये कहाँ पर स्थित है भारत में, ये भी याद रखना, फ्लावर ऑफ वैली। तो ये हमारा कहाँ पर है, याद रखना है, ये हमारी पाई जाती है उत्तराखंड राज्य में। कहाँ पर, फूलों की घाटी कहाँ है, उत्तराखंड राज्य में। कभी कभी एग्जाम ये भी क्वेश्चन को पूछता है, केरल में कौन सी घाटी है, साइलेंट वैली है। कौन सी, साइलेंट वैली, याद रखना ये कहाँ पर है, तो ये हमारी साइलेंट वैली है। कहाँ पर, ये हमारी है केरल राज्य में। और सर्वाधिक जैव विविधता, तो पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट हो गया। सुंडालैंड, याद रखिए तीसरा प्रमुख, सुंडालैंड ये क्या है, ये हमारा हॉट स्पॉट एरिया है। और चौथा याद रखिए इंडो बर्मा क्षेत्र, जो आपका जो पूर्वी इंडिया है,
आपका असम, मेघालय, ये सारे, मणिपुर, मिजोरम, ये सारे, नागालैंड, ये सारे राज्य जो हैं, त्रिपुरा वगैरह, यहीं पर लगा हुआ म्यांमार देश है। तो इंडो बर्मा, म्यांमार को हम क्या बोलते हैं, इंडो बर्मा क्षेत्र। तो ये हमारा म्यांमार और भारत का लगा हुआ एरिया आपस का, ये हॉट स्पॉट घोषित किया गया। केरल में सर्वाधिक 4500 स्पीसीज पाई जाती हैं, याद रखिए 4500 स्पीसीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। 4500 स्पीसीज कहाँ देखने को मिलेंगी, पश्चिमी घाट पर देखने को मिलेगी, कहाँ, शांत घाटी में। और यहाँ पर सर्वाधिक लोकल स्पीसीज देखने को मिलेंगी, लोकल जीव जंतुओं की जातियां मिलेंगी देखने को। तो यहाँ पर प्रश्न दिया था जैव विविधता के ताप स्थल हॉटस्पॉट हैं भारत में, इसमें कौन सा जो है, हिमालय व पूर्वी घाट, पश्चिमी हिमालय व सुंदरबन, ठीक, पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट। तो आंसर आपका सी हो जाएगा, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, और लास्ट में दिया पूर्वी हिमालय और शांत घाटी। तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट कैसे क्षेत्र है, जैव विविधता का ये केंद्र है। तो 4 हमने बता दिए, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट और सुंडालैंड, इंडो बर्मा क्षेत्र, ये भारत के 4 प्रमुख हॉट स्पॉट हैं, जबकि दुनिया में कितने हॉट स्पॉट हैं, 36। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट अधिनियम की बात करें तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, ये आंसर आपका यही आंसर है। तो आप ऑप्शन में नहीं देखेंगे, हम लोग वन्य जीव संरक्षण हमारा कब बनाया, कब अधिनियम बना है, तो 1972 में बना। कब बना है, 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, याद रखना, ठीक, ये यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा नवीनीकृत ऊर्जा संभाव्य क्षेत्र है। सौर शक्ति, लघु जल विद्युत शक्ति, जैव पुंज शक्ति, अपशिष्ट से अर्जित शक्ति। देखिए, आंसर की बात करें तो सोलर एनर्जी इस समय सबसे मेन है, जो हमें किससे प्राप्त होती है, सोलर एनर्जी हमें प्राप्त होती है सूर्य से। किससे, तो सूर्य से प्राप्त होती है ऊर्जा। किससे, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा है। याद रखिए, यही हमारा नवीनीकृत संभाव्य क्षेत्र सर्वाधिक है। अभी जितना भी हम लोग चाहेंगे सूर्य से ऊर्जा पैदा कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है, प्रसिद्ध गिरवन कहाँ पर स्थित है। तो गिरवन आप जानते हो, गिरवन नेशनल पार्क, नेशनल पार्क, याद रखिए, ये हमारा कहाँ स्थित है, गिर राष्ट्रीय उद्यान, इसे बोलते हैं गिरी राष्ट्रीय उद्यान। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमारा कहाँ स्थित है। तो ये हमारा उद्यान स्थित है कहाँ पर, ये गुजरात में है। यहाँ पर खास करके आप बब्बर शेर आपको देखने मिलेगा। गिरवन राष्ट्रीय उद्यान में बब्बर शेर मतलब मिलेंगे, बब्बर शेर हमारा, ये किस राष्ट्रीय उद्यान में संरक्षित है, तो ये हमारे गिरवन राष्ट्रीय उद्यान में संरक्षित है। और ये हमारा कहाँ है, गुजरात में। केरल में आप जानते हो, केरल में कौन सा आपका कौन सा, देखो केरल में भी कई सारे राष्ट्रीय उद्यान है। साथ ही असम में आप एक याद रखिए, असम में एक काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये हमारा एक सींग वाले गैंडे के लिए उद्यान है। मुख्य रूप से एक सींग वाला गैंडा इसमें संरक्षित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक सींग वाला गैंडा कहाँ सुरक्षित है, तो असम के कौन से पार्क में, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में एक सींग वाला गैंडा। याद रखना, ये हमारा राइनोसिरास यूनिकॉर्निस जो है, ये असम में पाया जाता है। केरल में क्या अभी बताई थी, शांत घाटी है। कौन सी घाटी, शांत घाटी, फूलों की घाटी हमने बताई थी, उत्तराखंड राज्य में है। कश्मीर आप जानते हो, जम्मू कश्मीर में हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, आपका हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो याद रखिए हेमिस राष्ट्रीय उद्यान हमारा, ये हमारा हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो ये हमारा कहाँ स्थित है, तो याद रखिए ये हमारा जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात आंसर हो जाएगा ये। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। केरल की मौन घाटी, देखो फिर आ गया क्वेश्चन, साइलेंट वैली। साइलेंट वैली हमारी कहाँ पर है, तो याद रखिए ये हमारी केरल राज्य में है। भारत में एकमात्र सदाबहार वन है, एक महंगी इमारती लकड़ी है, पिकनिक के लिए अच्छा स्थान है, 5 प्राणियों की दुर्लभ जाति है। देखो ये आंसर होगा, पौधों और प्राणियों की दुर्लभ जातियां, रेयर स्पेसीज कहाँ देखने को मिलेंगी, ये आपकी केरल की शांत घाटी में मिलेंगी। आपको याद रखना है, जो केरल की शांत घाटी में दुर्लभ और संकटग्रस्त और संकटापन्न जीव जातियां आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं और पेड़ पौधे पाए जाते हैं जो दुनिया में कहीं नहीं है। दुर्लभ जातियों का यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण, मतलब यहाँ पर देखने को मिलेंगी दुर्लभ जातियां, संकटग्रस्त जातियां मिलेंगी, संकटापन्न जातियां मिलेंगी। आप जानते हो इसमें आयुसीएन, आप एक पढ़ा होगा आयुसीएन, ये एक कैसी है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। एक ये रेड डाटा लिस्ट निकालती है, रेड डाटा, लाल आंकड़ों की पुस्तक,
ये लॉन्च करती है। और ये बुक जो लॉन्च करती है, इसमें प्रतिवर्ष क्या होता है, संकटग्रस्त और संकटापन्न और रेयर स्पीसीज सुमेक जातियों के बारे में ब्यौरा होता है। प्रतिवर्ष ये ब्यौरा जारी होता है। आईयूसीएन की स्थापना 1948 में कहाँ हुई थी, तो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में हुई थी। कहाँ हुई थी, ग्लैंड स्विट्जरलैंड, याद रखिए ग्लैंड स्विट्जरलैंड में किसकी स्थापना हुई थी, तो याद रखिए ये हमारी स्थापना हुई थी 1948 में। और यहीं पे किसकी स्थापना हुई थी, आईयूसीएन की। और आईयूसीएन रेड डाटा बुक प्रतिवर्ष जारी करता है, लाल आंकड़ों की पुस्तक। ये पिंक पन्नों पर, पिंक मतलब गुलाबी पन्नों पर, गुलाबी पन्ने हैं जो बुक जारी होती है, जिसमें संकटग्रस्त जीव जंतु, रेयर स्पीसीज, दुर्लभ जातियां, उनमें ये जीवों के नाम लिखे होते हैं, याद रखना। अगला प्रश्न दिया हुआ है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। देखिए आप कई सारे ऑप्शन दिए, मिजोरम है, नेपाल है, भूटान और मणिपुर। देखिए बात करते हैं मिजोरम की बात। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। फ्लोटिंग नेशनल पार्क, याद रखना है, नेशनल पार्क हमारा कहाँ स्थित है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान ये हमारा कहाँ स्थित है, तो आपको याद रखना है ये हमारा मणिपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है, मणिपुर में, याद रखना। ठीक, मणिपुर राज्य में कौन सा विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो इसको बोलते हैं फ्लोटिंग नेशनल पार्क, हमारा कहाँ है, मणिपुर में है, जिसे विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, जिसको बोलते हैं केवुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। इसका नाम है केवुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, केवुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, इसी का नाम है राष्ट्रीय उद्यान। ये हमारा कहाँ स्थित है, तो ये विश्व का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान है, जिसे हम बोलते हैं फ्लोटिंग नेशनल पार्क, और ये मणिपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है, मणिपुर में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा मणिपुर। क्या हो जाएगा, मणिपुर। अगला प्रश्न देखिए क्या है, वैश्विक तापन के फलस्वरूप हो सकता है। देखिए ग्लोबल वार्मिंग एक शब्द है, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है पृथ्वी का गर्म होना। देखो अगर सही शब्दों में समझो, हमारी कई दशकों से पृथ्वी का टेम्परेचर जो है वो लगातार बढ़ रहा है। पृथ्वी का टेम्परेचर, ये टेम्परेचर लगभग 1.5-2 डिग्री बढ़ गया है। जो सामान्य औसत तापमान पृथ्वी का है उससे लगभग 1-2 डिग्री ज़्यादा बढ़ गया है। उसका मूल कारण है औद्योगिक जो विकास, दुनिया के देशों ने औद्योगिक विकास किया, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन हुआ, मीथेन का उत्सर्जन हुआ, नाइट्रस ऑक्साइड का मतलब उत्सर्जन हुआ, और भी कई सारे मतलब CFC गैस है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैसों की बात करें तो सर्वाधिक CO2 60% इस इन्वॉल्व है इसका। CH4 आपकी अगर बात की जाए तो ये लगभग 14% इसका योगदान है। आपकी N2O की बात की जाए तो लगभग 8% ये योगदान दे रही है। ठीक, ऐसे ही मतलब CFC की बात करें तो कुछ परसेंट CFC का भी है इसमें। तो ये गैसें किसके लिए उत्तरदायी है, पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने के लिए उत्तरदायी है। और ये इसी को बोलते हैं हम वैश्विक तापन। क्या बोलते हैं, इसी को हिंदी में बोलते हैं वैश्विक तापन। देखिए याद रखना, वैश्विक तापन एक ऐसी अवधारणा है जिसके अंतर्गत पृथ्वी का लगातार ताप बढ़ रहा है, और अगर ताप बढ़ता रहा तो हमारी दुनिया के आइस कैप्स, जितने भी ग्लेशियर हैं, आइस कैप्स या बर्फ की टोपियां या कह सकते हैं बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ पर्वत, तो अधिक ताप बढ़ने से क्या होगा, ये पिघलने लगेंगे। अगर पिघलेंगे तो हमारी पृथ्वी के बहुत सारे स्थल, ठीक, समुद्री लहरों द्वारा बहुत सारे देश डूब जाएंगे, बहुत सारे शहर डूब जाएंगे। नदियों का जलस्तर बढ़ेगा तो बाढ़ आएगी कहीं कहीं पर, और समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा तो कई सारे देश भी डूब सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी आपदा एक सकते हैं, आने वाले समय की भविष्य की आपदा है, देश दुनिया के लिए खतरा है। तो इसमें ये पूछा गया क्या हो सकता है, तो समुद्र तल कैसे होंगे, उनका पानी बढ़ेगा, किसके अंतर्गत, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो समुद्र के तल का एरिया बढ़ेगा, क्योंकि बड़े बड़े पहाड़ पर्वतों से जब बर्फ पिघलेगी तो नदियों का जलस्तर बढ़ेगा, और वही नदियां समुद्रों में जल ले जाएंगी तो समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा, फसलों के स्वरूप में बदलाव होगा। अब आप जानते हो जहां बहुत सारे एरिया कैसे हो जाएंगे, बाढ़ग्रस्त हो जाएंगे, तो वहां पर जो क्रॉप हम लोग फसलें कर रहे हैं वहां पर क्रॉप करना बंद कर देंगे, तो क्रॉप पैटर्न प्रभावित होगा। ये भी तट रेखा में परिवर्तन, और समुद्र का जो जलीय एरिया है उसकी समुद्र तट रेखा आगे की ओर आएगी, और जिससे बहुत सारे जो देश हैं या शहर हैं वो डूब जाएंगे। तो इसमें आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो वैश्विक तापन से ये सारी समस्याएं डेवलप होंगी, आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में कौन सा प्लाज्मोडियम परजीवी का भाग। अब आप जानते हो, वैसे देखा जाए
तो मच्छर आपका ऑप्शन है, मक्खी है, जूं है और उपयुक्त सभी। तो देखिए जूं जानते हो ये एक्टोपैरासाइट है। क्या है? ये बाह्य परजीवी है, एक्टोपैरासाइट। जब कोई जीव दूसरे जीव पर पाया जाता है, उसके शरीर पर, उससे भोजन ग्रहण करता है, लेकिन कुछ उससे फायदा नहीं होता है दूसरे जीव को, तो ऐसे जीवों को परजीवी जीव कहा जाता है। और जू हुआ, किलनी हुआ, ये क्या है? एक्टोपैरासाइट है। क्या है? एक्टोपैरासाइट है। आपका एक और टर्म होता है एंडोपैरासाइट, मतलब अंता परजीवी। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो जीवों के शरीर के अंदर पाए जाते हैं, उन्हें कहा जाता है एंडोपैरासाइट, मतलब अंता परजीवी। क्या कहा जाता है? अंता परजीवी। जो जीव दूसरे जीव के शरीर के अंदर रहते हैं और उनसे नुकसान होता है। तो जैसे स्केरिस है आपका, स्केरिस मनुष्य की आंत में रहने वाला जीव है, स्केरिस, और ये क्या करता है? अंता परजीवी का उदाहरण है। स्केरिस क्या है? स्केरियासिस बीमारी होती है इससे। इससे कौन सी बीमारी? छोटे बच्चों में एस्केरियासिस, एस्केरियासिस। तो एस्केरियासिस एक प्रकार का क्या है? डिजीज है, जो किससे होता है? अंता परजीवी स्केरिस के द्वारा होता है। ठीक इसी में आपका अगर देखा जाए फीता क्रम भी आता है। फीता क्रम, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? लीवर, इसको बोलते हैं फ्लैट वॉर्म बोलते हैं, फ्लैट वॉर्म, फ्लैट वॉर्म भी बोलते हैं इसको। ठीक, टैप वॉर्म, इसको क्या कहा जाता है? टैप वॉर्म कहा जाता है, टैप वॉर्म। ये भेड़ों के मतलब क्या होते हैं? शरीर में, आंतों में पाए जाते हैं, मनुष्य की आंत में पाया जाता है। ठीक, पीताक्रम हो गया। लीवर फ्लू के एक नाम आता है, ये भी अंता परजीवी है। लीवर फ्लू ये किसमें पाया जाता है? तो सुअर के अंदर भी पाया जाता है, मछली के अंदर भी लीवर फ्लू। काफी ये परजीवी है। क्या है? परजीवी जीव है, अंता परजीवी है। मक्खी की बात जानते हो? मक्खी से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। मक्खी से हैजा रोग होता है, याद रखना। ठीक, गैंग्रीन होता है, कई सारे रोग हैं। मक्खी 20 प्रकार की बीमारियां पहुंचाती हैं। मतलब हम लोग भोजन करते हैं, उन पर खुला छोड़ देते हैं, तो इनके बैक्टीरिया, वायरस टांग में चिपक जाते हैं, तो ये कई तरह की महामारी बीमारियां भी डेवलप करती हैं। तो मक्खी बहुत खराब एजेंट है। मच्छर की बात करें तो इसमें पाया जाता है प्लाज्मोडियम बाइवेक्स, प्लाज्मोडियम पाया जाता है। ये एक परजीवी जीव है। प्लाज्मोडियम इसकी लार में होता है। तुमने देखा मच्छर काटता है तो हम लोगों की त्वचा में क्या होती है? जलन होती है। तो वही मच्छर स्पोरोजॉइट छोड़ता है, यही स्पोरोजॉइट किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? प्लाज्मोडियम में। तो ये प्लाज्मोडियम एक परजीवी है। क्या है? परजीवी है। तो किसके अंदर पाया जाता है? किस भाग के अंदर? तो मच्छर के अंदर पाया जाता है। प्लाज्मोडियम से कौन सा रोग होता है? मलेरिया। याद रखना, मलेरिया किससे होता है? तो प्लाज्मोडियम से होने वाला रोग है, और जिसमें फीवर आता है, कपकपी देकर फीवर आता है मलेरिया रोग में। चलिए आंसर क्या हो जाएगा? मच्छर। क्या हो जाएगा? मच्छर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया, एक सामान्य मानव शरीर की कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पर 46 होगी। मानव शरीर में कितने गुणसूत्र हैं? 46। क्रोमोसोम नंबर ऑफ ह्यूमन कितने हैं? तो याद रखिए क्रोमोसोम हमारे 46 है। 48 गुणसूत्र किसमें पाए जाते हैं? मंकी में। किसमें? मंकी में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं। अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है किसके संश्लेषण में होता है? लिपिड के, प्रोटीन के, कार्बोहाइड्रेट के, एल्केलाइड में। तो याद रखिए प्रोटीन का अगर संश्लेषण होगा उसमें क्या बनेंगे? अमीनो अम्ल। क्या बनेंगे? अमीनो अम्ल। तो अमीनो अम्ल प्रोटीन से बनते हैं, अमीनो एसिड्स, जो प्रोटीन के खाने से भी अमीनो एसिड्स बनते हैं खाने में, और यही संश्लेषण करता है। तो याद रखना, इसको आंसर हो जाएगा प्रोटीन। अगला दिया है जैविक सिस्टम, लिविंग सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज कैटालाइज करने में उत्तरदायी है। ठीक, आप जानते हो बैक्टीरिया क्या है? सरल प्रोकैरियोटिक माइक्रोस्कोपिक जीव है। बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? ल्यूवेनॉक ने की थी। किसने की थी? एंटोनी वान ल्यूवेनॉक ने की थी, आपको याद होगा। और इन्हीं को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। जीवाणु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? बैक्टीरियोलॉजी। याद रखना, ये कहा जाता है किसको? ल्यूवेनॉक को कहा जाता है। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी मतलब जीवाणु विज्ञान का पिता। जीवाणु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? याद रखना है, ये कहा जाता है, ये कहा जाता है हमें किसको? ल्यूवेनॉक को। और जो बैक्टीरिया शब्द है किसने दिया था? एरेनबर्ग ने दिया था। याद रखिए, एरेनबर्ग ने दिया था, ये भी याद रखना, इंपॉर्टेंट टर्म है आपका। जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज किसने दिया था? याद रखना, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, ये सिद्धांत किसने दिया था? ये सिद्धांत दिया था, ये दिया था लुई पास्चर ने। किसने दिया था? लुई पास्चर ने। ठीक, यहां पर मैं नए लिविंग सिस्टम को चलाने के लिए कौन सा एटलाइज काम करता है? डीएनए क्या आनुवांशिक पदार्थ है? यूकेरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए क्या आनुवांशिक पदार्थ है? प्रोटीन जानते हो शरीर की कोशिकाओं की टूट फूट करने में, एंजाइम यहाँ पर आंसर हो जाएगा।
एंजाइम कैटालाइज का काम करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है, मानव शरीर में पाचन के अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। देखो, पाचन के लिए सबसे ज्यादा पाचन मुख्य रूप से कहाँ होता है, आप याद रखिए, पैनक्रियाज में होता है, बड़ी आंत में, छोटी आंत में और अमाशय में। देखो सारे ऑप्शन दिए हैं। पैनक्रियाज आप जानते हो अंतःस्रावी बाह्यस्रावी दोनों तरह की ग्रंथ है, इसमें एंजाइम और हार्मोन दोनों निर्मित होते हैं। ये एंजाइम और हार्मोन दोनों के लिए जाना जाता है, एंजाइम व हार्मोन ये दोनों सीक्रेट करता है। ठीक, आपको याद होगा पैनक्रियाज, पैनक्रियाज पाचन में भी सहायता करता है क्योंकि एंजाइम स्रावित होते हैं और कई तरह के हार्मोन भी सीक्रेट करता है। आपका इसी को बोलते हैं अग्न्याशय। इसी मतलब इसी में कौन सा जूस निकलता है, पैनक्रियाटिक जूस निकलता है, जिसमें कई सारे क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं। ठीक, फिर इसके बाद देखते हैं बड़ी आंत। बड़ी आंत जानते हो, जल खनिज लवण का अवशोषण कहाँ होता है, जल खनिज लवण का अवशोषण होता है बड़ी आंत में, खनिज लवण का अवशोषण, ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़ी आंत में बचा खुचा जो भोजन होता है शरीर के में शरीर से बाहर कर दिया जाता है। छोटी आंत में पूर्ण पाचन होता है, किसमें होता है, जब सबसे ज्यादा पूर्ण पाचन क्रिया कहाँ होती है, तो कंप्लीट डाइजेशन की क्रिया आपकी कहाँ होती है, छोटी आंत में। कंप्लीट डाइजेशन देखने को कहाँ मिलेगा, तो याद रखिए कंप्लीट डाइजेशन हमें देखने को मिलेगा कहाँ, तो याद रखिए छोटी आंत में। अमाशय आप जानते हो जठर ग्रंथियां इसमें पाई जाती हैं और जठर ग्रंथियों में जठर रस होता है जिसमें पेप्सिन, इरेप्सिन और आपका रेनिन और HCl का सिक्रेशन होता है। जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं किसमें, तो याद रखना अमाशय में। छोटी आंत जानते हो, छोटी आंत में पूर्ण पाचन देखने को मिलता है। जो भी खाते पीते हैं हम सब लोग, उसका कंप्लीट पाचन कहाँ होता है, तो छोटी आंत के अंदर पाचन होता है, जिसमें बिलाई के अंदर भोजन अवशोषित हो जाता है और ये कोशिकाओं तक भोजन ब्लड के थ्रू पहुंचाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, खट्टे स्वाद के लिए कोशिका जो है किस भाग का, देखिए हम लोगों की जीभ है, तो जीभ के जो पार्श्व भाग हैं ये वाले, तो ये भाग किसका स्वाद देते हैं, खट्टे। याद रखिए खट्टे जो खट्टापन है उसमें स्वाद कहाँ, तो पार्श्व में, ये पार्श्व है, पार्श्व में क्या प्राप्त हमें पता चलेगा, तो ये इससे हमें पता चलेगा कि हमारा फल खट्टा है कि खट्टा है। बात समझ रहे हो, खट्टे का ज्ञान। लार निम्नलिखित किसके पाचन में सहयोग करती है, स्टार्च के, प्रोटीन के, रेशे, वसा। देखो सबसे पहली बात, स्टार्च हम लोग जो भी खाना खाते हैं उस भोजन में होता है स्टार्च, और एंजाइम याद रखिए टाइलिन, क्या याद रखिए, टाइलिन एंजाइम। कौन सा एंजाइम, टाइलिन एंजाइम लार में होता है, किसमें होता है, लार में, और ये माल्टोज में चेंज कर देता है, किसमें, माल्टोज में। याद रखिए जो भी हम खाना पीना खाते हैं उस खाना पीना का सबसे पहले पाचन कहाँ होता है, मुख से, माउथ से पाचन की प्रक्रिया शुरू होती है और माउथ से ही पाचन शुरू होता है। किस एंजाइम द्वारा, तो टाइलिन एंजाइम द्वारा। किसके द्वारा, टाइलिन। याद रखिए टाइलिन एंजाइम के द्वारा हम पाचन करते हैं। और लार में एक और एंजाइम कौन पाया जाता है, लाइसोजाइम। कौन सा एंजाइम, लाइसोजाइम। याद रखिए लाइसोजाइम एंजाइम भी पाया जाता है इसमें, लाइसोजाइम। ये कहाँ पाया जाता है, लार में पाया जाता है। ठीक, ये बैक्टीरिया को लॉस करता है, नष्ट करता है मतलब। ठीक, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, स्टार्च हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, BMD परीक्षण का पूर्ण रूप क्या है, तो इसमें बोन मैरो डेंसिटी, बोन मिनरल डेंसिटी, बोन मैरो डिफिशियंसी, बोन मैरो डिफरेंशिएशन, तो आंसर हो जाएगा बोन मिनरल डेंसिटी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेलुलोज भित्ति की सेल में पाया जाता है, जंतु कोशिकाओं में, बैक्टीरिया में, फंजाइम में, पौधा में। देखिए कवक जो होते हैं इनकी जो सेल वाल, जो भी सेल वाल होती है, सेल वाल, उसमें क्या, ये काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। याद रखिए काइटिन की बनी होती है, किसकी, काइटिन। याद रखिए काइटिन की बनी होती है कवक की, काइटिन। याद रखिए काइटिन की बनी कवक की सेल वाल होती है। बैक्टीरिया की सेल वाल जो बनी होती है वो किसकी बनी होती है, याद रखिए कोशिका भित्ति जो बनी होती है इसमें होता है म्यूकोपेप्टाइड। क्या होता है, म्यूकोपेप्टाइड। ठीक, जंतु कोशिकाओं में आप जानते हो सेल मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन। और ये भी आपका हेमीसेलुलोज, सेलुलोज है ना, ये सारी चीजें इसमें पाई जाती हैं। लेकिन पौधों की सेल वाल में क्या होता है, तो इसमें होता है सेलुलोज। सेल वाल में क्या मौजूद होता है, सेलुलोज मौजूद होता है। ठीक, ये एक प्रकार के जटिल कार्बोहाइड्रेट है। सेलुलोज क्या है, जटिल कार्बोहाइड्रेट। मनुष्य भूसे को नहीं पचा सकता है क्योंकि भोजन हम लोग पचाने की क्षमता नहीं रखते हैं, और जानवर सेलुलोज का पाचन कर सकते हैं। ठीक, अगला प्रश्न दिया है, डेंगू बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्यों में पहुंचता है, वायरल है, मादा एडीज मच्छर के काटने से, बैक्टीरिया और मादा क्यूलेक्स के काटने से, फंगस और मादा एडीज के काटने से, प्रोटोजोआ और मादा। तो यहाँ पर आंसर देखो क्या है, वायरल डिजीज है ये। डेंगू की बात करें तो डेंगू किससे होता है, ये जो डेंगू रोग है ये एडीज, मादा एडीज मच्छर,
जो फीमेल एडीज है अगर ये काटे तो क्या होगा, डेंगू। तो इसमें जितने भी शरीर के जॉइंट्स हैं, मतलब जो भी घुटने वगैरह हैं, घुटनों के जॉइंट्स हैं, इनमें दर्द होगा और कमजोरी बहुत फील होती है इसमें। और इसमें खासकर प्लेटलेट की संख्या डाउन होती है, याद रखिए प्लेटलेट की संख्या डाउन होने लगती है। प्लेटलेट इसमें गिरकर 40,000, 50,000, 30,000 रह जाता है। और ये किस मच्छर के काटने से होता है, तो एडीज मच्छर, मादा एडीज मच्छर के काटने से होता है। ये कैसा रोग है, ये वायरल डिजीज है, मतलब वायरस के द्वारा होने वाली बीमारी है, जो किसमें पाई जाती है, एडीज मच्छर की लार में होता है वायरस, और उससे ही बीमारी होती है डेंगू। तो याद रखना, इसमें आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला ऑप्शन। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस तत्व की कमी से घेंगा रोग होता है। देखिए नाइट्रोजन दिया, कैल्शियम दिया, आयोडीन दिया, फास्फोरस दिया। फास्फोरस किस में पाया जाता है, हड्डियों में। किस में पाया जाता है, हड्डियों में पाया जाता है, बोन्स में। हम लोगों की हड्डियों में क्या मुख्य रूप से है, तो फास्फोरस है। कैल्शियम दांतों और हड्डियों में पाया जाता है। अगर दांतों और हड्डियों के सही निर्माण की प्रक्रिया अगर समझिए, तो हड्डियों और दांतों के लिए क्या चाहिए, हमें कैल्शियम चाहिए। ठीक। नाइट्रोजन जानते हो किसको चाहिए, पौधों को ज्यादा मात्रा में प्रकाश संश्लेषण, पत्तियां पीली नहीं पड़ती हैं, तो पौधों के लिए नाइट्रोजन जरूरी है। यूरिया खरीदते हैं, यूरिया बोरी, तो उसमें क्या होता है, NH2CO तो होता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, याद रखना घेंगा रोग। कौन सा रोग, घेंगा रोग होता है। और गले में क्या होता है, गला इसमें बड़े आकार का लगने लगता है, घेंगा रोग। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, घेंगा। तो आंसर हो जाएगा सी, इसमें क्या हो जाएगा, सी। ठीक। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न दिया है, डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारी में होता है। डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस, पोलियो, डिप्थीरिया, तपेदिक, टेटनस, तपेदिक, पोलियो। और देखिए ये सारे ऑप्शन दिए हैं। पोलियो आप जानते हो वायरस से होने वाली बीमारी है, किससे, वायरस से। तो कौन सा वायरस है, पोलियो माइलेटिस वायरस होता है। तपेदिक डिप्थीरिया किससे होता है, बैक्टीरिया से। तपेदिक मतलब टीबी, आपका टीबी जो रोग है, ये माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होने वाली है, ट्यूबरकुलोसिस। ये जो बीमारी है, ये जो बीमारी होती है किससे होती है, याद रखिए टीबी बीमारी होती है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से, जिससे हम बोलते हैं तपेदिक। टेटनस आप पता होगा, टेटनस भी बैक्टीरिया से होता है। काली खांसी भी बैक्टीरिया से होती है। डिप्थीरिया रोग भी होता है। ठीक। टाइफाइड आप जानते हो बैक्टीरिया से होता है। साल्मोनेला टाइफी से, किससे होता है, साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया होता है, जिससे ये रोग होता है टाइफाइड। लेकिन यहाँ डीपीटीटी का पूछा गया, क्या पूछा गया, डीपीटीटी का, ट्रिपल एंटीजन आपका वैक्सीन जो होता है, वो डिप्थीरिया रोग में काम आता है, काली खांसी में काम आता है, टिटनेस रोग में काम आता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब कोई जंग लगा औजार लग जाता है तो हम लोग टिटनेस का वैक्सीन लगवाते हैं, वो डीपीटी का टीका होता है। क्या होता है, तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, टाइफाइड बुखार देखो किसके द्वारा होता है, जीवाणु द्वारा, विषाणु द्वारा, प्रोटोजोआ द्वारा, कवक द्वारा। देखिए पौधों में बहुत सारी बीमारियां कवक के द्वारा होती हैं। ठीक। जंतुओं में भी होती हैं। प्रोटोजोआ द्वारा आप जानते हो, प्लाज्मोडियम हो गया आपका। काला जार रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है, काला जार रोग। ठीक, ये तो पढ़ा ही होगा। एक आपने देखा होगा अफ्रीकन निद्रा रोग, तो अफ्रीकन निद्रा रोग होता है ट्रपेनोसोमा गेवियंस के द्वारा। आपका काला जार रोग होता है लिस्मानिया द्वारा। ठीक। इसके अलावा प्लाज्मोडियम से होता है मलेरिया। तो प्रोटोजोआ द्वारा रोग हो गए। वायरस आप जानते हो कितने सारे रोग, चेचक हुआ, आपका एड्स हुआ, वायरस से होता है एड्स ना। आपको पता है वर्ल्ड फ्लू किससे होता है, वायरस से। स्वाइन फ्लू किससे होता है, ये भी आपका किससे होता है, कोई भी याद, वायरस से होता है। आपने कोरोना वायरस देखा था, कोरोना वायरस किससे बीमारी हुई थी, तो ये भी वायरस से हुई थी। जीवाणु की बात करें तो इसमें जीवाणु जो इन्वॉल्व होता है टाइफाइड रोग में, याद रखिए टाइफाइड में जो वायरस जो बैक्टीरिया होता है सॉल्मोनेला टाइफी, सॉल्मोनेला टाइफी याद रखना, सॉल्मोनेला टाइफी, सॉल्मोनेला टाइफी याद रखिए। सॉल्मोनेला टाइफी जीवाणु से तो टाइफाइड रोग होता है। आंसर आपका ए है। अगला दिया, जीवों में अनुवांशिक लक्षण संतान ले जाते हैं किसके द्वारा, राइबोसोम द्वारा, क्रोमोसोम द्वारा, प्लाज्मा द्वारा, लाइसोसोम। तो देखिए गुणसूत्रों में क्या पाए जाते हैं, डीएनए। याद रखिए गुणसूत्र पाए जाएंगे केंद्रक के अंदर, और केंद्रक के अंदर क्या होते हैं, गुणसूत्र। और गुणसूत्रों पर क्या होते हैं, याद रखिए गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं डीएनए। क्या पाए जाते हैं, डीएनए। और डीएनए पर क्या होते हैं, जीन। क्या होते हैं, जीन। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी कोशिका के अंदर केंद्रक होगा, केंद्रक के अंदर गुणसूत्रीय धागा होगा, उसमें डीएनए होगा, उसमें जीन होगा। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा क्रोमोसोम के द्वारा अनुवांशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है।
निम्नलिखित में कौन सा एक विटामिन ए का प्रशुद्धम स्रोत है? देखो सर्वाधिक अगर बात करें, सेब में विटामिन पाया, पपीते में, अमरूद में, तो देखो विटामिन ए फलों में सर्वाधिक किसमें पाया? फलों में विटामिन ए पाया जाता है, सेब में भी। कितने? सेब में विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन ए। इसको हम क्या बोलते हैं? रेटिनॉल। रेटिनॉल याद रखिए, इसका रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। ये कौन से रोग में? इसमें हमें रतौंधी रोग होता है। रतौंधी रोग हो गया, नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं रतौंधी, ठीक। तो ये हमारा क्या है? रतौंधी हो गया। रतौंधी में कौन सा विटामिन आपको चाहिए होता है? विटामिन ए। पपीते में भी विटामिन ए पाया जाता है, याद रखना। अमरूद में भी क्या पाया जाता है? और सर्वाधिक अगर बात करें तो आम के अंदर भी क्या होता है? विटामिन ए होता है। लेकिन अगर यहाँ बात करें तो सेब में मोस्टली क्या पाया जाता है? विटामिन ए ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ए सर्वाधिक किसमें पाया जाता है? तो गाजर में। किसमें? गाजर में सर्वाधिक विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन ए की मात्रा सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? तो याद रखिए ये सर्वाधिक पाई जाती है आपके गाजर में। किसमें? गाजर में, ठीक। इसकी कमी से होने वाला रोग रतौंधी है। इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है। और इसमें देखा जाए तो फलों में सर्वाधिक विटामिन ए सेब में और आम में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर वैसे दिया तो आपका क्या होगा? आम भी हो सकता है। वैसे सेब में सर्वाधिक पाया जाता है और नई जो अवधारणा हो सकता है इसमें आंसर आया है तो आम हो सकता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में कौन सा है? देखिए नारियल का तेल आप जानते हो, ये तो तेल है ही। ताड़ का तेल, राई सरसों का तेल। और विटामिन ई की मात्रा पूछ रहा है तो अंकुरित गेहूं हम लोग अगर खाएं, ठीक, तो उसमें विटामिन ए ई सर्वाधिक पाया जाएगा। और विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। क्या है? टोकोफेरॉल। याद रखना, विटामिन आपका जो ई है उसको क्या बोलते हैं? टोकोफेरॉल। और इसी को कहा जाता है ब्यूटी विटामिन। याद रखना, ब्यूटी विटामिन किसे कहा जाता है? तो ब्यूटी विटामिन आपकी कौन सी है? विटामिन ई। विटामिन जो आपका ई है वो ब्यूटी विटामिन के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये अंकुरित गेहूं में पाया जाता है। गेहूं अंकुरित जो होते हैं उनके तेल में भी पाया जाता है। तो विटामिन ई, टोकोफेरॉल। और विटामिन ई से होने वाला रोग कौन सा है? नपुंसकता रोग। नपुंसकता रोग याद रखिए। नपुंसकता रोग किससे? यानी बच्चे वो लोग नहीं कर पाएंगे, इनफर्टाइल होंगे। नपुंसकता रोग विटामिन ई की कमी से होता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? प्रोटीन का भी निर्माण होता है, एंजाइम का भी निर्माण होता है, हार्मोन का भी, लेकिन विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। बाह्य स्रोतों से हम लोग इसको प्राप्त करते हैं। गाजर हुआ, गाजर से प्राप्त करते हैं, ठीक। और क्या? फलों में सेब हो गया, आम हो गया, सेब, पपीता हो गया। इन सबसे क्या मिलता है हमें? पपीता, आम, ठीक। इन सबसे हमें विटामिन ए मिलता है, ठीक। विटामिन ए क्या? रोडोप्सिन का निर्माण करता है। किसका? रोबोडोप्सिन। रोडोप्सिन, बात समझ रहे हो? रोडोप्सिन का निर्माण जो होता है वो किसके द्वारा होता है? रोडोप्सिन। याद रखिए, रोडोप्सिन है। ये आंखों के लिए जरूरी होता है, नाइट विजन में काम आता है। याद रखिए, विटामिन ए प्रिकर्सर ऑफ विटामिन। गोल्डन राइस आपने सुना होगा, विटामिन ए का गोल्डन राइस। ये एक प्रकार का चावल है जिसमें विटामिन ए की प्रचुर मात्रा होती है। विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होता है, ठीक। गोल्डन राइस बोलते हैं इसको, याद रखना। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए हो जाएगा। ये नहीं होगा, हमारे शरीर में विटामिन ए नहीं बनेगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित विटामिन में कौन सा स्वप्न, मतलब जो हम लोग सपने देखते हैं वो अधिक समय तक हमें याद रहते हैं किस विटामिन के कारण? विटामिन ए आप जान के, विटामिन डी को क्या बोलते हैं? सनसाइन विटामिन कहते हैं। सनसाइन विटामिन, इसमें क्या होता है? ऑस्टियोमलेशिया रोग होता है। आप जानते हो ऑस्टियोमलेशिया रोग, रिकेट्स बोलते हैं इसको, रिकेट्स, ठीक। तो रिकेट्स या सूखा रोग किसके द्वारा, किस विटामिन की कमी के कारण होता है? सूखा रोग। याद रखिए, ये हमारा रिकेट्स है, ये विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन डी जो आपका है इसको क्या बोलते हैं? कैल्सीफेरॉल। क्या बोलते हैं? कैल्सीफेरॉल इसका क्या नाम है? कैल्सीफेरॉल इसका नाम है, ठीक। B6 आप बोलते हैं पायरिडॉक्सिन, इसे कहा जाता है पायरिडॉक्सिन। इस बीमारी का रासायनिक नाम है, मतलब इसका रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B6 का, पायरिडॉक्सिन। याद रखिए। और ये सपने देखने में मदद करता है। सपने हमें याद रहते हैं तो हमें विटामिन B6 की अगर कमी होगी तो सपने याद नहीं रहेंगे, अगर अच्छी मात्रा में आपके शरीर में। विटामिन सी आप देख लीजिए, स्कॉर्बिक अम्ल इसका नाम है, स्कॉर्बिक अम्ल, ठीक। स्कॉर्बिक अम्ल किस विटामिन को बोलते हैं? तो विटामिन सी को।
आंवले में सर्वाधिक कौन सी विटामिन पाई जाती है? विटामिन सी पाई जाती है। और जितने खट्टे फल हैं, याद रखिए, खट्टे फलों में आपको क्या देखने को मिलेगा? आपको याद रखना है दोस्तों, खट्टे फलों में विटामिन सी प्रचुर मात्रा। आप नींबू खाते हैं, नींबू हो गया, संतरा हो गया, ठीक, आंवला हो गया, इमली हो गई, जो भी खट्टे फल हैं आपके चारों ओर, संतरा, वो भी टाइप के फल, तो विटामिन सी का स्रोत। इसमें क्या दिया हुआ है? विटामिन B6 किसके लिए? सपनों के देखने। विटामिन ए के बारे में हम बता चुके हैं। अगले प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित सूची को एक के साथ सम्मिलित कीजिए। सही उत्तर छाटिए। देखिए, रेटिनॉल किसे बोलते हैं? विटामिन ए, मतलब नेत्र सूख कर लाल होना, मतलब नेत्रों से रिलेटेड बीमारी आपकी रेटिनॉल की कमी से होगी, यानी विटामिन ए है आपका, जिसको हम रेटिनॉल बोलते हैं। ठीक, ये नेत्र से रिलेटेड इससे दिक्कत होगी हमको। टोकोफेरॉल विटामिन किसको बोलते हैं? ई को बोलते हैं। विटामिन ई का नाम क्या? टोकोफेरॉल। तो ई से क्या होता है? देखो, तो ई से होता है बंधता, भी हमने बताया, इनफर्टाइल हो जाता है कोई व्यक्ति और बच्चे पैदा करने की क्षमता नहीं रहती है विटामिन ई के कारण। इसमें किसमें? साइनोकोबालामिन। देखो, विटामिन B12 का नाम है। B12 को हम क्या बोलते हैं? साइनोकोबालामिन बोलते हैं। इससे हमें परसाइनस एनीमिया होता है, जो घातक रक्तअल्पता दिया है, परसाइनस एनीमिया। ज्यादा खून की कमी जो होती है हम लोगों में, उसे हम लोग को क्या बोलते हैं? एनीमिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनीमिया कैसी बीमारी है दोस्तों? एनीमिया रक्त की कमी से, और लेकिन किसी को ज्यादा मात्रा में रक्त की कमी हो जाए तो घातक रक्तअल्पता रोग होता है, विटामिन साइनोकोबालामिन की वजह से। B12 है ना। इसमें साइनोकोबालामिन में कौन सी धातु है? तो कोबाल्ट है, याद रखना, कभी कभी एग्जाम पूछता है कौन सी धातु है। पायरिडॉक्सिन कौन सी विटामिन है? तो B6, विटामिन B6 आपका जो है, इसी को हम बोलते हैं पायरिडॉक्सिन बोलते हैं। और विटामिन सी की कमी से मानसिक व्याधियां होती हैं। कैसी? मस्तिष्क संबंधित रोग होते हैं। चूंकि हमने बताया था अभी B6 का काम क्या है? सपनों को देखने और याद रखने में मदद करता है, तो विटामिन B6। तो यहाँ पर आप मिला लीजिए जो आपका आंसर हो। इसमें वन का मतलब वन का क्या मिल रहा है? एक का मिल रहा है तीसरा, एक का तीसरा, देखो ये दिया है ऑप्शन। इसके बाद देखो दो का क्या दिया है? दो का हमारा बंधता, मतलब 4 पर जाएगा। ठीक, तो 3 4 ये देखो मिल रहा है। साइनोकोबालामिन B12 घातक मानसिक रोग, यानी ये 2 पर जाएगा, ये आपका यहाँ पर नहीं है। तो 3 4 2 1 ये वाला ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। आगे दिया है क्वेश्चन, निम्न में कौन सा पौधे की जड़ों का कार्य नहीं है? देखो, जड़ों के द्वारा क्या नहीं हो सकता है? जल का अवशोषण करती हैं जड़ें, पोषक तत्वों का अवशोषण करती हैं। बिल्कुल, जड़ से मिट्टी से क्या लेती हैं? पोषण तत्व, खनिज पदार्थ लेती हैं। पौधे जड़ें क्या देती हैं? सहारा देती है। तो तीनों काम हो गए पौधों की जड़ों के। जल भी लेती हैं, खनिज लवण भी लेती हैं, पौधों को सहारा देती है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण नहीं करती हैं। ऑप्शन नंबर ए इसमें क्या हो जाएगा? ये काम किसका नहीं है? जड़ का नहीं है, क्योंकि जड़ों के अंदर प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण होता है, तने में प्रकाश संश्लेषण होता है, लेकिन पौधे की जो जड़ें होती है वो जमीन के अंदर जाती हैं, वो निगेटिव फोटोजियोट्रॉपिक कहलाती हैं, वो नकारात्मक प्रकाश के प्रति अनुवर्ती होती हैं। अगला प्रश्न दिया है, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण कहलाता है इलेक्ट्रोलिसिस या प्रकाश संश्लेषण, श्वसन क्रिया, उत्सर्जन। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिए, जो हमारा सन है, सन से जो ऊर्जा मिलती है वो में रेडिएंट एनर्जी होती है। किसमें? विकिरण ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? विकिरण ऊर्जा। तो विकिरण ऊर्जा जब पौधों में जाती है तो रासायनिक ऊर्जा में तब्दील हो जाती है। ठीक, तो प्रकाश संश्लेषण आप जानते हो पौधे करते हैं, और उसी एनर्जी को वो रासायनिक ऊर्जा के रूप में, भोजन के रूप में संचित कर लेते हैं। तो याद रखिए, इसमें ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण द्वारा इसमें ऐसा देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया, प्रकाश संश्लेषण सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश। तो इसमें लाल प्रकाश सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है, बैंगनी नहीं, नीला नहीं, हरा नहीं, लाल प्रकाश सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है। अगला प्रश्न देखिए, मानव तंत्र में निम्नलिखित में कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है? देखिए, ट्रिप्सिन एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है। टाइलिन आप जानते हो लार में पाया जाता है। लार यानी सलाइवा जो हम लोगों का है, उसमें जो एंजाइम पाया जाता है उसको बोलते हैं टाइलिन। और हमने बताया था ये स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट। पेप्सिन प्रोटीन को बचाता है। किसको बचाता है? प्रोटीन को बचाता है। ये पेट अमाशय में पाया जाता है। ठीक, स्टमक में एंजाइम निर्मित होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड में। लेकिन गैस्ट्रिन जो है ये आपका निम्नलिखित में पाचक एंजाइम नहीं है। गैस्ट्रिन क्या नहीं है? ये पाचक एंजाइम नहीं है। गैस्ट्रिन क्या है? एक प्रकार का हार्मोन है, याद रखना। निम्नलिखित रेशों में कौन से पौधे के तने का उत्पादन नहीं है? तने से कौन सा रेशा नहीं बनता है? सन बनता है, पटसन बनता है, जूट बनता है, लेकिन कपास नहीं बनता है। ये तुमने देखा, फूल जो बीज वगैरह होते हैं वहां पर कपास का निर्माण होता है। अगला प्रश्न दिया है, निम्न रेशों में प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। अब देखो, सर्वाधिक प्रोटीन किस में पाई जाती है ये बात पूछ रहा है। अरहर में भी प्रोटीन है, उड़द में भी है और गेहूं में भी।
क्योंकि ग्लूटीन प्रोटीन किस में पाई जाती है? ये हमारी पाई जाती है गेहूं में। उड़द में भी प्रोटीन होती है। दालों में सर्वाधिक प्रोटीन किस दाल में होती है? दालों में सर्वाधिक प्रोटीन किस में पाई जाती है? तो सर्वाधिक प्रोटीन दालों में उड़द में होती है। किसमें? जितनी भी दालें हैं उनमें सबसे ज्यादा उड़द में होती है प्रोटीन। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ सोयाबीन में सर्वाधिक प्रोटीन होती है। सोयाबीन अगर खाएंगे तो सर्वाधिक प्रोटीन का स्रोत क्या है? सर्वाधिक प्रोटीन का स्रोत सोयाबीन। वैसे तो अंडे भी हैं, आपकी फिशेस भी, एग हो गया, मिल्क हो गया, इसमें भी प्रोटीन है। ठीक, मशरूम में भी प्रोटीन मिलेगी आपको खाने को। मशरूम आपको पता है इसमें भी प्रोटीन है। फिशेस में भी क्या है? प्रोटीन है। मीट में भी क्या प्रोटीन है? लेकिन सोयाबीन में सर्वाधिक प्रोटीन होती है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पौधे कौन से भाग से हल्दी प्राप्त करते हैं? देखिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जड़, फल, पुष्प। आप जानते हो पुष्प में क्या? केसर प्राप्त किया जाता है पुष्पों से। एक फल कई सारे हैं, जड़ें आप जानते हो, तना का पार्ट है। हल्दी आपका कैसा पार्ट है? तने का मॉडिफिकेशन है। तना हुआ, हल्दी हुआ, अदरक हुआ, ये क्या है? ये एक प्रकार के राइजोम है। क्या है? राइजोम। और राइजोम किसका मॉडिफिकेशन है? तो याद रखिए, ये हमारे प्रकंद बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रकंद। क्या बोलते हैं? प्रकंद। इससे तना मतलब मॉडिफाई हुआ है, तो आंसर यहाँ पर प्रकंद हो जाएगा। ठीक, ये तने का पार्ट है। निम्नलिखित में कौन सा एक फल है? देखो, आलू है, मूली है, भिंडी है, शकरकंद। आलू क्या है? तना है। मूली क्या है? जड़ है। शकरकंद क्या है? जड़ है। लेकिन भिंडी क्या है? फल। भाई भिंडी लगती है क्या? फल में लगती है, फल ही होता है उसका भिंडी का। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी। अगला प्रश्न दिया है, गेहूं में रोटी बनाने के गुणों का प्रभावित करने वाली पदार्थ है ग्लूटेन, ग्लोबुलिन, ग्लाइसिन, लाइसिन। देखो, इसमें ग्लूटीन प्रोटीन होती है, जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट आपके लिए है, हम लोगों को खाते हैं तो ग्लूटीन प्रोटीन होती है। अगला दिया, निम्न में किस फल में लौह प्रचुर मात्रा में होता है? जामुन, करौंदा, लोकाट, अमरूद। तो सर्वाधिक जो आयरन होता है वो किसमें होता है? आप याद रखिए, खरबूजे। आपने खाया होगा पालक, बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होता है? आयरन होता है प्रचुर मात्रा में। आपने खाया होगा बथुआ, बथुआ में आपने चमकीले कण पत्ती के नीचे देखे होंगे, वो क्या है? वो आयरन के कण है। आपने खाया होगा चने का साग, चने के साग में क्या मौजूद है बच्चा? यहाँ भी क्या मौजूद है? आपने खाया होगा चुकंदर, इसमें भी क्या मौजूद है? आयरन। चुकंदर के अलावा आपने खाया होगा क्या? फलों में क्या खाते हैं हम लोग जिसमें हमें मतलब ब्लड बढ़ जाता है, हीमोग्लोबिन की मात्रा अच्छी खासी बढ़ती है? आपको याद है? तो वो कौन सा फल है? आप बता सकते हो। ठीक, इसके अलावा देखो, हम गुड़ खाएं, गुड़ में भी आयरन बढ़ता है। चना खाएं, उसमें भी आयरन बढ़ता है। भुजा चना होगा, आयरन। तो यहाँ पर करौंदे में सर्वाधिक क्या पाया जाएगा? आयरन। और ये बाद बाकी हमने स्रोत बता दिए जो आयरन के सर्वाधिक अच्छे स्रोत माने जाते हैं। ठीक, अगला देखते हैं प्रश्न 55। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है, बताओ। शुद्ध एवं मिलावट रहित, प्रोटीन समृद्ध या आर्थिक दृष्टि से। तो देखो, पर्यावरण के प्रति जो कैसे हैं उत्पाद, मैत्रीपूर्ण है, पर्यावरण के लिए प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, तो आपका इको मार्क उसी को दिया जाता है, उत्पाद को पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण जो व्यवहार रखते हैं, नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। भारत निम्नलिखित में से कौन से नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत संभाव्य है? तो देखिए, सौर शक्ति हमारी सबसे ज्यादा बड़ा मतलब जरूरी संभाव्य क्षेत्र है ऊर्जा के लिए। बाद बाकी ऊर्जाएं तो सबसे प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न दिया है, नीचे मिलान सूची दी गई है, उसको मिला लेते हैं बच्चा। विटामिन इसमें कौन सा है आपको याद रखना है? विटामिन अगर बात करें, देखो विटामिन की बात करें तो कैरोटीन किस में पाया जाता है? गाजर में। गाजर में विटामिन ए होता है। क्या होता है? विटामिन ए होता है। देखो, फिर दिया है एंजाइम। देखो, एंजाइम इसमें पेप्सिन क्या है? एंजाइम है। तो इसमें पहले का दूसरा, फिर दूसरे का पहला। ठीक, फिर देखो हार्मोन कौन है? टेस्टोस्टेरोन। यहाँ हो जाएगा दूसरा, पहला और चौथा, ये वाला। ठीक, और प्रोटीन इसमें कौन सी है? ये तो मिला ही दिया था अभी। प्रोटीन हमारी पेप्सिन, हार्मोन हमारा टेस्टोस्टेरोन, और विटामिन क्रिएटिन क्या है? हमारी प्रोटीन। ये कहाँ पाई जाती है? तो बालों में पाई जाती है क्रिएटिन प्रोटीन, नाखून में पाई जाती है, याद रखिए, खुर में पाई जाती है। तो